सभी को नमस्कार। आज बहुत ही अच्छा दिन है 5 सितंबर, जो कि हम हर वर्ष की बात ही इस दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में कुछ कहना चाहूँ उससे पहले मैं माँ सरस्वती की वंदना करना चाहेंगे, जो विद्या की देवी है और हमें ज्ञान देती है। संस्कृत में श्लोक कहना चाहूंगा। करेण वीणा परिवादयन्ती तथा जयन्ती परान मालम मराल पृष्ठ संसनिविष्टा सरस्वती ताम शीर्षा नमामि। अर्थात एक हाथ से वीणा बजाने तथा दूसरे हाथ से माला जपने वाली हंस की पीठ रूपी सिंहासन पर बैठी हुई उस मां सरस्वती को हम सिर झुकाकर सत सत नमन करते हैं, क्योंकि वह विद्या की देवी है और इसी तरह से हमें ज्ञान देती रहे और आशीर्वाद बना रहे। और आज 5 सितंबर के उपलक्ष्य में मैं उन व्यक्तियों को भी नमस्कार और धन्यवाद और चरण स्पर्श करना चाहूँगा, जो मेरे जीवन में मुझे अच्छी सलाह, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन और अच्छा ज्ञान मुझे दिया, जिसके कारण मैं आज आपके समक्ष 2 शब्द कहने लायक बना। उस व्यक्तियों में मेरे माता पिता भी हो, मेरे गुरुजन हैं, मेरे दोस्त हैं और वे सभी व्यक्ति जिन्होंने मुझे जीवन में आगे बढ़ने के लिए अच्छी सलाह दी, अच्छा ज्ञान दिया और आज मैं आपके समक्ष खड़ा हूं। तो 5 सितंबर प्रतिवर्ष की बात ही इस वर्ष भी 5 सितंबर भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षकों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए भारत भर में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। वे एक महान दार्शनिक एवं शिक्षक थे और वे एक आदर्श शिक्षक के उनके अंदर पूरे गुण थे, मतलब पूरे गुण विद्यमान थे। तो 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका एक छोटा सा जो एक कहानी है वो बताते हैं कि कुछ महापुरुषों ने या कुछ विद्वान व्यक्तियों डॉक्टर राधाकृष्णन जी के घर गए कि हम आपका जन्म दिवस मनाना चाहते हैं। 5 सितंबर की बात है, हम आपका जन्म दिवस मनाना चाहते हैं। तो उन महान विभूति ने यह कहा कि मेरा जन्म दिवस मनाने का क्या मतलब है, मेरा जन्म दिवस मनाने से क्या होगा। अगर जन्म दिवस ही मनाना है तो आज 5 सितंबर से हर साल शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं और शिक्षकों का सम्मान करें, शिक्षकों को पुरस्कृत करें, शिक्षकों का हर तरह से सहयोग करें, उनको हर तरह से सम्मान दें। तो उन्हीं की बात से प्रतिवर्ष हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। आज उन महान विभूति ने इस शिक्षा जगत में, इस शिक्षा पद्धति में बहुत ही अविश्वसनीय सहयोग दिया और उन्होंने शिक्षा जगत में बहुत ही अपरिमेय की बहुत ऐसे परिवर्तन किए जो शिक्षा जगत में आज भी उनके किए गए कार्य को हम नमन करते हैं। तो शिक्षक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज वैसे भी शिक्षक दिवस है, तो शिक्षक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मैं संस्कृत के कुछ श्लोक बोलूंगा, क्योंकि संस्कृत व्याकरण हूँ तो संस्कृत में ही थोड़ी बहुत बातें समावेश करूंगा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये श्लोक हम हमेशा प्रार्थना में या पूजा अर्चन में बोलते आए हैं। इस श्लोक का मतलब ये होता है कि गुरु ही ब्रह्मा यानी गुरु ही सृष्टिकर्ता के समान है, गुरु ही विष्णु यानी गुरु ही संरक्षक है। सच्चा गुरु आंखों के समक्ष सर्वोच्च ब्रह्मा है, सर्वोच्च ब्रह्मा है। उस एकमात्र सच्चे गुरु को हम सत सत नमन करते हैं। यानी गुरु की जो महिमा होती है वो अपरंपार है। गुरु की महिमा के आगे किसी का भी स्थान नहीं। एक श्लोक और है कि गुरु गोविंद दोई खड़े काको लागे पाए। इस श्लोक के माध्यम से अगर गुरु और गोविंद आपके समक्ष अगर दोनों खड़े हो तो आप सबसे पहले किसका चरण स्पर्श करेंगे? जायज बात है कि आप सबसे पहले गुरु का ही चरण स्पर्श करोगे, क्योंकि गुरु ही भगवान ईश्वर तक पहुंचने का हमको मार्ग बताता है। यहाँ पे ईश्वर की बात हम सफलता, लक्ष्य और ऊंचे स्तर की बात कर सकते हैं, उद्देश्य की बात कर सकते हैं। यानी हमें हमारे जीवन में उद्देश्य की पूर्ति, हमें लक्ष्य की प्राप्ति और सफलता एक शिक्षक के माध्यम से ही मिल सकती है, एक गुरु के माध्यम से ही मिल सकती है। अगर आप चाहो कि मुझे जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो गुरु के बिना आप कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते, कि गुरु ही उस लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य करता है। एक श्लोक और है कि माता पिता की मूरत है, माता पिता की मूरत है गुरु, माता पिता की मूरत है गुरु। इस कलयुग में भगवान की सूरत है गुरु, इस कलयुग में भगवान की सूरत है गुरु। गुरु को समर्पित ये पंक्ति बहुत ही खूबसूरत है। वास्तव में गुरु का स्थान माता पिता और ईश्वर से भी सर्वोपरि है। मतलब है कि जो गुरु का स्थान है वो माता पिता और ईश्वर से भी सर्वोपरि है। ऐसा क्यों? क्योंकि माता पिता तो केवल हमें जन्म देते हैं, माता पिता तो केवल हमें जन्म देते हैं, लेकिन गुरु हमें जीवन की शिक्षा और कामयाब होने की शिक्षा देते हैं। यानी आपने एक अनपढ़ और एक साक्षर में देखा होगा, एक शिक्षित व्यक्ति और अनपढ़ में देखा होगा कि दोनों के जन्म से जो आंतरिक शक्तियां दोनों लेके पैदा होते हैं, लेकिन दोनों की शिक्षा में, दोनों की रहन सहन में, दोनों की बोली में, दोनों के ज्ञान में बहुत लाख अंतर होता है। भगवान ने दोनों को शक्तियां समान दे रखी है, लेकिन शक्तियों का सदुपयोग करना एक शिक्षक ने सिखाया। शक्तियों का सही तरह से इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो हमें गुरु ने सिखाया है। तो गुरु के माध्यम से ही एक इंसान मतलब एक परफेक्ट इंसान बनता है, एक साक्षर इंसान बनता है, एक शिक्षित इंसान बनता है। वो हमेशा ऐसा ज्ञान प्राप्त करता है कि जीवन में वो अपने उपयोग कर सके। तो शिक्षक का अर्थ जैसे शिक्षक सी का मतलब होता है शिक्षक का मतलब होता है कि शिखर तक ले जाने वाला, शिखर तक ले जाने वाला। क्षमा की भावना रखने वाला, क्षमा की भावना रखने वाला। और का मतलब होता है कमजोरी दूर करने वाला, कमजोरी दूर करने वाला। शिक्षक का से का मतलब होता है शिखर तक ले जाने वाला, स का मतलब क्षमा की भावना रखने वाला, क यानी कमजोरी दूर करने वाला। शिक्षक शब्द में ही इन तीनों चीज के अर्थ समाहित है। अगर इसका हम विश्लेषण करें तो जो विद्यार्थी की हर गलती को क्षमा करने की भावना रखता होगा,
जो विद्यार्थी की हर गलती को क्षमा करने की भावना रखता है और उसकी हर कमजोरी दूर कर उसको सीकर यानी सफलता तक ले जाता है, वही सच्चा शिक्षक कहलाता है। यानी एक शिक्षक के अंदर सीकर यानी एक व्यक्ति को ऊपर स्तर तक ले जाने की क्षमता रखता हो, क्षमा रखने की भावना रखता हो, उसकी कमजोरियों उसकी समस्याओं को दूर करने का मतलब कि रुतबा रखता हो, तो वही एक सच्चा गुरु माना जाता है, सच्चा शिक्षक माना जाता है। कहते हैं कि एक डॉक्टर को हम भगवान के समान मानते हैं, डॉक्टर को हम भगवान के तुल्य मानते हैं, लेकिन डॉक्टर को भी किसी न किसी शिक्षक ने ही उसे डॉक्टर बनाया होगा, यानी उसको पढ़ाने वाला भी एक शिक्षक होगा। तो भगवान अगर डॉक्टर को हम भगवान के बराबर मानते हैं तो शिक्षक का स्थान कहाँ होगा, उससे भी सर्वोपरि है। यानी एक शिक्षक का जो स्थान है उसकी गणना कहीं नहीं की जा सकती, बहुत अमूल्य है। मतलब है कि आज अगर शिक्षक को महान क्यों समझा जाता है, क्योंकि शिक्षक एक एक व्यक्ति को इंजीनियर बनाता है, एक एक व्यक्ति को डॉक्टर बनाता है, एक एक व्यक्ति को एक आदर्श व्यक्ति बनाता है, एक समाज सेवक बनाता है, एक अच्छी गृहिणी बनाता है, और ऐसे सभी व्यक्तियों को मतलब कि अच्छा निर्माण करता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक शिक्षक के द्वारा एक राष्ट्र का निर्माण होता है, एक शिक्षक के द्वारा ही राष्ट्र का निर्माण होता है। शिक्षक ही कहते हैं ना, एक कहने वाले ने कहा है कि राष्ट्र का निर्माण विद्यालय की कक्षाओं में होता है, राष्ट्र का निर्माण विद्यालयों की कक्षाओं में होता है, क्योंकि राष्ट्र कभी आगे नहीं बढ़ता, देश कभी आगे नहीं बढ़ता है, देश को बढ़ाने वाले युवा बढ़ाते हैं। देश को आगे कौन बढ़ाता है, देश के युवा लोग, और युवाओं में कौन बढ़ाता है, जो शिक्षित होता है, जो परिवर्तन लाने में जज्बा रखता है, जो नए परिवर्तन लाने में और नई नई बातों को खोजने में विश्वास रखता है। और ये वही कर सकते हैं जो शिक्षित होते हैं, और शिक्षित कौन करता है, शिक्षक करते हैं। शिक्षक के द्वारा ज्ञान दिया हुआ उन ज्ञान का उपयोग करके राष्ट्र, समाज, देश, परिवार और कई तरह की चीजों का निर्मित करते हैं। कहने का मतलब है कि शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। क्लास में जब शिक्षक पढ़ाता है कि बहुत ही अच्छी किताबें छप गई हो, बहुत ही अच्छी स्कूल बना दी हो, लेकिन जब तक एक शिक्षक उस स्कूल का और उस किताब का सही तरह से इस्तेमाल नहीं करेगा, तब तक बालक या शिक्षार्थी कभी भी अच्छा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। यानी एक शिक्षक के द्वारा ही उस किताब का और इस विद्यालय का सही तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी सुविधाएं सब पूर्ण होने से कुछ नहीं होता है। एक शिक्षक को आदर्श बनना भी बहुत जरूरी है। यानी कि शिक्षक की जो क्रिया है उसका व्यवहार है, यानी शिक्षक की क्रिया और व्यवहार का प्रभाव उसके विद्यार्थी, विद्यालय और समाज पर पड़ता है। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, राष्ट्र का निर्माता होता है। शिक्षक के द्वारा ही, मैंने अभी बताया कि शिक्षक के द्वारा ही एक डॉक्टर बनता है, शिक्षक के द्वारा ही एक इंजीनियर बनता है, एक शिक्षक के द्वारा ही एक पीएम बनता है, और शिक्षक के द्वारा ही एक समाज सेवक बनता है। क्योंकि शिक्षक के द्वारा ही जो वो ज्ञान देता है, ज्ञान भरी बातें बताता है, शिक्षा अर्जित करवाता है, उसी ज्ञान को आगे शिक्षार्थी इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो इस राष्ट्र के निर्माण के लिए एक शिक्षक की बहुत ही अहम भूमिका होती है। एक शिक्षक कैसा होना चाहिए, एक शिक्षक के अंदर क्या गुण होने चाहिए, हम उन गुणों के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो एक शिक्षक के अंदर कैसे गुण होने चाहिए, एक अच्छे शिक्षक के गुण, एक
अच्छे शिक्षक के गुण, शिक्षक के गुण। हम एक अच्छे शिक्षक किसको कर सकते हैं? कई बार क्या होता है, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि मान लो कोई टीचर गणित पढ़ा रहा है और गणित बच्चों को समझ में नहीं आ रही, उसकी विधि, शिक्षण विधि समझ में नहीं आई और कुछ समय बाद में उसका ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन उन बालकों की मेंटलिबिलिटी क्या बनी, उनकी एक वो बात क्या बना देते कि सर तो कैसा पढ़ाते हैं, समझ में नहीं आता, इतना कैसा, मतलब कोई समझ में नहीं आता कैसा पढ़ाते हैं। कुछ समय बाद में एक दूसरे शिक्षक आए और उन्होंने गणित पढ़ाना स्टार्ट किया। अब यहाँ पे आप देखिए, गणित की किताब वही है, पढ़ने वाले बच्चे वही है, लेकिन जब वो दूसरा जब शिक्षक आता है और वो सवालों को बताता है और शिक्षार्थी बोलते हैं कि सर कितना अच्छा पढ़ाते हैं, वो सर से कितने खराब थे, कितना बेकार पढ़ाते थे, इस सर का व्यवहार देखो कितना अच्छा है, इस सर का व्यवहार कितना बढ़िया है, कितने प्यार से बोलते हैं। तो यही एक चीज है जो एक अच्छे शिक्षक की विशेषताओं को बताता है, यानी आपकी शिक्षण विधि को बताता है, आपके व्यवहार को बताता है। कहने का मतलब मैं यहाँ कहना चाहता हूं कि कई शिक्षक ऐसे होते हैं जो सिर्फ फॉर्मेलिटीज करते हैं। शिक्षक मतलब ये कि फॉर्मेलिटीज यानी पढ़ाना नहीं पढ़ाना तो नहीं पढ़ाना, वो अपनी सेवा भावों को सिर्फ एक कमाने में लगाते हैं। और कुछ ऐसे शिक्षक होते हैं जो वास्तव में सेवा भावों को अपना धर्म समझते हैं, अपना क्रम समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य समझते हैं और उस जिम्मेदारी को, और जिसके अंदर, जिसके मन में अगर जिम्मेदारी का, कर्तव्य का ये विचार आ गया, वो व्यक्ति, वो शिक्षक अपने कार्य को एकदम बहुत ही अच्छी तरह से, और उसका जो प्रस्तुतिकरण होगा बहुत ही अच्छा होगा, उसकी नियत, उसके मन में विचार, उसका दृष्टिकोण एक सकारात्मक बनेगा। लेकिन अभी मैं सबसे पहले शिक्षकों के गुणों के, मतलब उनके अंदर कौन से गुण होने चाहिए, उन गुणों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। मैं एक अच्छे शिक्षक के गुणों को 4 भागों में बांट सकता हूं। जैसे पहला है कि शैक्षिक गुण, शैक्षिक गुण, ठीक है। दूसरा है व्यावसायिक गुण, दूसरा क्या है, व्यावसायिक गुण। तीसरा है व्यक्तित्व संबंधी गुण, व्यक्तित्व संबंधी गुण। और चौथा है संबंध स्थापित करने का गुण, संबंध स्थापित करने का गुण। तो इस तरह से मैंने 4 भाग बताए। सबसे पहले शैक्षिक गुण। तो सबसे पहले अपने शैक्षिक गुणों के बारे में बात करेंगे। शैक्षिक गुणों का मतलब ये होता है कि एक शिक्षक जब खुद प्रशिक्षण नहीं लेगा, खुद कहीं से ज्ञान नहीं लेगा कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, बच्चों को कैसे ज्ञान दिया जाता है, बच्चों को किस तरह से शिक्षा दी जाती है, जब वो खुद अगर प्रशिक्षण नहीं लेगा तो वो बच्चों को किस तरह से ज्ञान देगा, वो बच्चों को किस तरह से प्रशिक्षित करेगा, बच्चों को किस तरह से शिक्षा देगा। यानी आज के वर्तमान युग में शिक्षक बनने के लिए 2 कोर्स बना रखे हैं, एक है बीएड और दूसरा है एसटीसी, बीएसटीसी। ये 12वीं के बाद में होता है और ये डिग्री के बाद में। यानी 12वीं क्लास करने के बाद अगर बीएसटीसी करते हैं तो प्राथमिक स्कूल का टीचर बनता है और बीएड होने के बाद में यानी
डिग्री करने के बाद में बीएड कोर्स होता है, तो उसके बाद में अगर ये कोर्स करते हैं तो उच्च प्राथमिक या सेकंड ईयर और हाई सेकेंड ईयर के टीचर बनते हैं। यानी एक शैक्षिक गुण का मतलब होता है कि एक प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ शिक्षक एक शिक्षार्थी को अच्छे से ज्ञान दे सकता है, अच्छे से मतलब है कि शिक्षा दे सकता है। जब अच्छे प्रशिक्षक अगर शिक्षक होंगे तो अच्छा ज्ञान देंगे और अच्छे ज्ञान प्राप्त करे हुए व्यक्ति शिक्षार्थी अपने राष्ट्र में, अपने समाज में वो नया नवाचार करने का एक क्षमता रखेंगे। अब इसके बाद में व्यवसायिक गुण। व्यवसायिक गुण में देखो पहला कौन सा है? व्यवसाय के प्रति पूरी निष्ठा। व्यवसाय व्यवसाय के प्रति पूरी निष्ठा। व्यवसाय के प्रति पूरी निष्ठा यानी जो एक शिक्षक का उसको व्यवसाय मिला है, जो शिक्षक पद मिला है, उसके प्रति पूरी निष्ठा होनी चाहिए, वो समर्पण की भावना होनी चाहिए, उस कार्य को, अपने कर्तव्यों को एक धर्म के संबंधी, एक जिम्मेदारी के हिसाब से वो कार्य करे। जब ये भावना उसके अंदर जागृत होती है तभी वो अपने कार्य को एक अच्छे से प्रस्तुत करने का मतलब प्रस्तुत करेगा और अपने प्रेजेंटेशन को अच्छा रखेगा। जब एक टीचर का जब ये भावना होती है और ये कार्य अच्छे से होता है तो शिक्षार्थी को ज्ञान प्राप्त करने में और ज्ञान को बढ़ाने में एक सरलता मिल जाती है। विषय का पूर्ण ज्ञान, दूसरा है विषय का पूर्ण ज्ञान। विषय का पूर्ण ज्ञान किसी भी विषय का अगर वो टीचर बनता है, शिक्षक बनता है, जैसे सामाजिक का बना, विज्ञान का बना, गणित का बना, तो उस विषय के बारे में उसको संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। संपूर्ण ज्ञान होगा तभी वो शिक्षार्थी को संपूर्ण ज्ञान दे सकता है। संपूर्ण ज्ञान का मतलब होता है केवल किताबी ज्ञान नहीं, किताबी ज्ञान नहीं, उसके अलावा भी जो अपडेट है, वर्तमान में जो घटनाएं घटती है उससे संबंधित भी ज्ञान होना जरूरी है। उसके बाद में शिक्षण विधियों का प्रयोग। शिक्षण विधियों का प्रयोग, विधियों का प्रयोग हर सब्जेक्ट को, हर विषय वस्तु को पढ़ाने का एक अलग अलग तरीका होता है। उस तरीके को ही हम शिक्षण विधि करते हैं। अब गणित पढ़ाएंगे तो गणित की विधि अलग होगी, विज्ञान पढ़ाएंगे तो विज्ञान की विधि अलग होगी। लेकिन एक शिक्षक को किस विषय को कैसे पढ़ाना है, किस विषय वस्तु को किस तरह से मुझे शिक्षण करवाना है, वह ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सभी शिक्षण विधि, सभी विषय वस्तु को एक ही शिक्षण विधि से नहीं पढ़ाया जा सकता। जब एक ही शिक्षण विधि से नहीं पढ़ाया जा सकता तो वो ज्ञान कभी भी रुचिकर नहीं हो सकता, वो शिक्षण कभी भी रुचिकर नहीं हो सकता। अगर आप गणित पढ़ाओगे तो गणित में वो एक अलग तरीका होता है और हिंदी और संस्कृत पढ़ाओगे तो उसका तरीका अलग होता है। तो शिक्षण विधि कैसे प्रयोग में लेते हैं एक शिक्षक को आना जरूरी है। इसके बाद में है कि सहायक सामग्री का प्रयोग होता है। सहायक सामग्री का प्रयोग, सहायक सामग्री का प्रयोग किसी भी शिक्षण को, किसी भी विषय वस्तु को सरल और रुचिकर, उपयोगी और प्रभावशाली बनाने के लिए एक शिक्षक जब अपने साथ में शिक्षण सामग्री का प्रयोग करता है तो उनको क्या बोलते हैं? शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री का इसलिए प्रयोग करता है क्योंकि वो अपने शिक्षण को रुचिकर बनाना है, शिक्षण को सरल और एक तरह से शिक्षक के सहायक के रूप में कार्य करती है, शिक्षक के सहायक के रूप में कार्य करती है। तो शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग भी एक शिक्षक को
करना चाहिए। फिर है इसके बाद में मनोवैज्ञानिक ज्ञान। मनोविज्ञान का ज्ञान। अब यहाँ पे मनोविज्ञान का ज्ञान का मतलब होता है कि आज के वर्तमान युग में केवल पुस्तक पढ़ा के ज्ञान देना ही ज्ञान नहीं कहलाता। एक शिक्षक को व्यक्तिगत रूप से बच्चों का, शिक्षार्थियों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कौन सा बच्चा कितना ज्ञान अर्जित कर रहा है, कौन सा बच्चा किसकी क्या समस्या है, उसका ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। यानी आज के वर्तमान युग में एक शिक्षक को मनोवैज्ञानिक शिक्षक बनना बहुत जरूरी है, तभी वो प्रत्येक बालक को का ध्यान लगा सकता है। फिर एक ज्ञान विकास छठा है ज्ञान विकास। अब ज्ञान विकास का मतलब होता है कि उसको, एक शिक्षक को हर तरह का ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए। शिक्षक कभी भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त करा हुआ नहीं होता, बल्कि अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करता ही रहता है। मरते दम तक प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता रहता है। उसके लिए किताब हाथ में पकड़ के ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं कहलाता, बल्कि हम हर जीवन में हर मुसीबतों को सामना करना, हर रास्तों को पार करना, ये भी एक ज्ञान है। तो ज्ञान कभी खत्म नहीं होता है, ज्ञान जीवन में मिलता है और उस ज्ञान से ही व्यक्ति को सीखने को मिलता है। फिर है पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि। अब पाठ्य सहगामी रुचि क्या होता है? पाठ्य सहगामी क्रिया का मतलब होता है कि पढ़ाने के अलावा भी ऐसी बहुत सारी क्रियाएं होती है, जैसे वाद विवाद है, उत्सव है, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। तो उन कार्यक्रमों में भी बच्चों को अभिप्रेरणा, उनको मोटिवेट करना, उनको आगे बढ़ाना, उनको उस विषय से संबंधित ज्ञान देना और एक शिक्षक को उसमें रुचि रखना भी आवश्यक माना जाता है। उसके बाद में समय के पाबंद। आठवां है समय का पाबंद। समय के पाबंद। एक शिक्षक को हमेशा समय के अनुसार ही आना चाहिए। समय के मतलब है कि जो समय होता है उस समय से कम 10 मिनट 15 मिनट पहले आना चाहिए, क्योंकि अगर समय एक शिक्षक ही अपने समय पर नहीं पहुंचेगा तो उससे सीखने वाले जो शिक्षार्थी होते हैं वो क्या सीखेंगे। हमें अगर बच्चों के अंदर समय की महत्वपूर्णता बतानी है तो हमें खुद भी समय पर चलना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है कुशल वक्ता। कुशल वक्ता का मतलब होता है कि अच्छा बोलने वाला, यानी ऐसा बोले जिससे लोग एक शिक्षक के प्रति आकर्षित हो, मतलब उसकी बोली में मिठास होनी चाहिए और कहीं भी उसको खड़ा कर दे, चाहे वो सभा में खड़ा कर दे, चाहे स्टेज पे खड़ा कर दे, तो उसको एक अच्छा बोलने वाला चाहिए। लोग उसको उसकी बातों को सुने, जैसे नरेंद्र मोदी की बातों को हम सुनते हैं, ठीक है। तो और छात्र के प्रति सहानुभूति, छात्र के साथ में एक शिक्षक का जो नाता होता है वो पिता पुत्र के जैसा होता है। पिता पुत्र का नाता, यानी पुत्र अपने पिता से निष्संकोच होकर बात करता है, तो वैसे स्कूल में, विद्यालयों में शिक्षार्थी शिक्षक से निष्संकोच होकर बात करे। उसके लिए शिक्षक का जो दृष्टिकोण होना चाहिए, उसका जो व्यवहार होना चाहिए, वो माधुर्यपूर्ण और विनम्रतापूर्ण शिक्षार्थी के प्रति होना चाहिए। यानी उसका व्यवहार एक अच्छा होना चाहिए, बालकों के प्रति उसका व्यवहार एक विनम्रतापूर्ण होना चाहिए। इसके बाद में हम व्यक्तित्व संबंधी गुण को पढ़ेंगे। इसका पहला पॉइंट है वेशभूषा। एक टीचर, एक शिक्षक की जो वेशभूषा होनी चाहिए वो सादगीपूर्ण होनी चाहिए। एक वो सिंपल कपड़े पहनता हो, सरल स्वभाव के कपड़े पहनता हो, यानी सादगीपूर्ण कपड़ों से ही हम शिक्षक के व्यक्तित्व की बात करते हैं, उनके व्यक्तित्व झलकता है, ठीक है। उसके बाद में अच्छा स्वास्थ्य। अच्छा स्वास्थ्य का मतलब होता है कि अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है।
यानी अगर अपना शरीर स्वस्थ है तो अपना मस्तिष्क भी स्वस्थ ही होगा, और स्वस्थ मस्तिष्क हमेशा अच्छे काम करता है, अच्छी दृष्टिकोण रखता है, अच्छी सकारात्मक विचारधारा रखता है। यानी एक शिक्षक का जो स्वास्थ्य होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, अष्टपुष्ट होना चाहिए, हर तरह से कोई भी बीमारी ग्रस्त नहीं होना चाहिए। अगर वो बीमारी ग्रस्त होगा तो उसका जो दिमाग है, उसका जो फोकस है वो अपनी बीमारी के प्रति ज्यादा होगा, यानी वो बच्चों को पूर्ण रूप से शिक्षण नहीं करा पाएगा। उसके बाद है उच्च गुणवत्तापूर्ण, उच्च गुणवत्तापूर्ण, उसका जो आईक्यू होना चाहिए, उसकी उच्च गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, यानी उसका जो गुण होना चाहिए वो उच्च गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। अच्छी अच्छी चीज़ों को मतलब है कि सीखना, अच्छी अच्छी बातों को पढ़ना, अच्छी बातों को ग्रहण करना। अब है चौथा नेतृत्व शक्ति, बहुत ही अच्छा पॉइंट है शक्ति। ये पॉइंट है वो हर किसी में नहीं होता। बहुत से लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा अच्छा ज्ञान लेके बैठते हैं, लेकिन नेतृत्व करने की शक्ति नहीं होती है। कई बार विद्यालयों में शिक्षकों को अपने बच्चों का नेतृत्व करना पड़ता है, महाविद्यालयों में प्राचार्यों को भी पूरे स्टाफ का नेतृत्व करना पड़ता है, बच्चों का नेतृत्व करना पड़ता है। तो नेतृत्व का मतलब होता है कि डिसीजन लेना, फैसले लेना, ऑन स्पॉट पे फैसले लेना, सोच समझ के फैसले लेना, ऐसी नेतृत्व शक्ति होनी चाहिए। किस समय हमें कौन सा फैसला लेना है और कौन सी परिस्थितियों में हमें किस तरह के निर्णय लेने हैं, वैसे एक उनके पास में शक्ति होनी चाहिए। बात में धैर्यवान, एक शिक्षक को धैर्यवान होना चाहिए, कभी भी उतावलापन नहीं बताना, कभी भी ओवर स्मार्ट नहीं बनने का, हमेशा सोच समझकर विचार कर किसी भी बात का विचार विमर्श करके उस पे निर्णय लेना चाहिए, कभी भी जोश में आके का निर्णय नहीं लेना चाहिए, उससे हमेशा नुकसान होता है। नेक्स्ट पॉइंट था विनोद प्रिय, यानी शिक्षक को अपने स्वभाव में हंसमुख होना चाहिए, ऐसा उसके अंदर व्यवहार होना चाहिए कि वो हमेशा दूसरों को हंसाते रहे, दूसरों को खुशियां देता रहे। विनोद प्रिय यानी उसके चेहरे पर, उसके ललाट पर चमक होनी चाहिए, उसके चेहरे पर मतलब है कि हमेशा मुस्कुराहट रहनी चाहिए, कोई भी इंसान उसको मतलब है कि बेझिझक उससे बात कर सके, और कोई भी विद्यार्थी, कोई भी शिक्षार्थी उसको बेझिझक उससे बात पूछ सके, समस्या को पूछ सके। कई शिक्षक ऐसे होते हैं जिसके चेहरे पर हमेशा मायूसी होती है, उदासीनता छाई रहती है, तो शिक्षार्थी या बालक उनको पूछने से पहले 10 बार सोचता है कि सर तो वैसे भी उदास है, सर वैसे ही परेशान है, उनको क्या पूछे। तो हमेशा एक शिक्षक को हंसमुख रहना चाहिए। इसके बाद उत्साह, हर कार्य में मतलब है कि कार्य करने के लिए उत्साह होना चाहिए, मतलब है कि कोई भी कार्य दिया है तो एक एनर्जी पूर्ण उस कार्य को कर सके। एक शिक्षक खुद अगर ऊर्जावान होगा तभी तो बच्चों को भी ऊर्जावान करेगा, उत्प्रेरित करेगा, उनको मोटिवेट करेगा, उनको अभिप्रेरणा करेगा, उनको आगे आने के लिए उनको उत्साह बढ़ेगा। वह अगर शिक्षक में ही उत्साह नहीं होगा तो बालक क्या नहीं आगे बढ़ेगा। तो एक शिक्षक का जो रोल होना चाहिए, एक उत्साहपूर्ण होना चाहिए, एक ऊर्जावान होना चाहिए, एक एनर्जीपूर्ण होना चाहिए, हर कार्य को वो एकदम अच्छे से कर सके। उसके बाद में अगला है आत्मसम्मान, यानी उसका सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान वाला होना चाहिए, यानी खुद की इमेज का ध्यान रखना। मतलब जो इंसान, जो व्यक्ति, जो शिक्षक अपने खुद की इमेज का, खुद के मान सम्मान का अगर ध्यान रखता है, वो कभी भी गलत कार्य नहीं करेगा, वही कार्य करेगा जो उसके इज्जत को या अपने सम्मान को बढ़ाता होगा। तो यही आत्मसम्मान वाला, सेल्फ रिस्पेक्ट वाला। फिर है 9वां अच्छा चरित्र, उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। महिलाओं से कैसे बात की जाती है, बुजुर्गों से कैसे बात की जाती है,
अपने बालकों से कैसे बात की जाती है, अपने दोस्तों से कैसे बात की जाती है, अपने संस्था प्रधानों से कैसे बात की जाती है, उसका चरित्र ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये थे अपने व्यक्तित्व संबंधी गुण। अब अपने संबंध स्थापित करने का गुण, संबंध स्थापित करने का गुण। इसमें देखो विद्यार्थियों के साथ संबंध, विद्यार्थियों के साथ में उसका संबंध कैसा होना चाहिए? मैंने अभी पहले भी बताया कि पिता पुत्र के जैसा व्यवहार होना चाहिए, पिता पुत्र का जैसा व्यवहार होना चाहिए। यानी एक पिता अपने पुत्र के साथ में कैसा व्यवहार करता है, वैसा वैसा एक शिक्षक का अपने पुत्र के साथ में व्यवहार होना चाहिए। उसके बाद में साथी अध्यापकों के साथ में, साथी अध्यापकों के साथ संबंध, अपने स्टाफ है जो एक शिक्षक होता है, उसके साथ में कई सहपाठी उनके साथ में अध्यापक लगे हुए होते हैं, उनके साथ में कैसा व्यवहार होना चाहिए? मधुर होना चाहिए, कोऑपरेट वाला होना चाहिए, सहयोग वाली भावना होनी चाहिए, एंजॉय वाली होनी चाहिए और लेकर चलने वाली भावना होनी चाहिए। तभी वो उसका व्यक्तित्व, उसके व्यक्तित्व की पूजा होती है, उसके व्यक्तित्व की वाले कदर करते हैं। प्रधान अध्यापक के साथ संबंध, प्रधान अध्यापक के साथ संबंध, यानी अपने से पूछे संस्था प्रधान, चाहे प्रधानाध्यापक हो, प्राचार्य हो या कोई भी अपन से ऊंचे पद पे बैठा हो, तो उसका भी मान सम्मान करने वाला होना चाहिए। उसके अंदर ये भावना होनी चाहिए। अभिभावक के साथ में, अभिभावक के साथ संबंध, अभिभावक यानी जो शिक्षार्थी पढ़ने आते हैं, जो बालक पढ़ने आते हैं, उनके अभिभावक, इनके माता पिता के साथ में मधुर संबंध होना चाहिए। यानी कभी भी बच्चों की जैसे अगर फीडबैक लेना है, उनके बारे में बताना है, तो उनको उनकी मीटिंग होनी चाहिए, उनको बुला के बातचीत करनी चाहिए। और अगर कोई बच्चा अगर मान लो विद्यालय नहीं आ रहा है, किस कारण से नहीं आ रहा है, इस कारणों का पता अभिभावक से मिलकर करना चाहिए, यानी मेलजोल बढ़ा हुआ रहना चाहिए। फिर इसके लास्ट में है समाज के साथ संबंध, समाज के साथ संबंध, समाज के साथ संबंध का मतलब होता है कि विद्यालय, जो भी जितने भी विद्यालय स्थापित होते हैं वो समाज के, मतलब एक समाज में होते हैं, समाज के अंतर्गत ही होते हैं। तो समाज से ही बच्चे पढ़ने आते हैं, तो समाज के बीच में उसका एक शिक्षक का जो व्यवहार होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, उसका जो व्यक्तित्व वो अच्छा होना चाहिए, लोगों के साथ में मधुर से बात कर सके, उनसे आकर्षण वाली एक कला होनी चाहिए। तो ये थे अपने एक अच्छे शिक्षक के गुण, कि एक अच्छे शिक्षक के क्या क्या गुण होने चाहिए। लेकिन मैं और भी बहुत सारी बातें बताना चाहता हूँ कि प्राचीन काल में जब एक बच्चा वहाँ पे पढ़ने जाता था, गुरुकुल में पढ़ने जाता था, मठों में पढ़ने जाता था, तो वहाँ पर सब चीज़ों को सिखाया जाता था, सब बातों को सिखाया जाता था, खाली पुस्तकीय ज्ञान नहीं दिया जाता, पुस्तकीय ज्ञान नहीं दिया जाता था। उस पुस्तक के अलावा, उस ज्ञान के अलावा और बहुत सारी बातें समाज में, समाज उपयोगी बातें बताई जाती थी, और ज्ञान भी समाज उपयोगी ही होता था। उस समय ऐसा नहीं है कि नौकरी पाने के लिए ज्ञान दिया जाता है, जैसा कि आज है। आज जो ज्ञान है वो एक नौकरी पाने तक सीमित हो गया है। गुणवत्ता सब खत्म हो गई है, गुणवत्ता सब खत्म हो गई है। लोग नौकरी की होड़ में, नौकरी पाने के लिए उसी टाइप की पढ़ाई करते हैं, उसी तरह का ज्ञान अर्जित करते हैं। यानी अगर मास्टर बनना है तो मास्टर की डिग्री अर्जित कर लेते हैं, लेकिन मास्टर के, एक शिक्षक का जो रोल होता है एक समाज में, उसकी बहुत अहम भूमिका होती है। खाली डिग्री लेने से कोई मास्टर या शिक्षक नहीं बनता, डिग्रियों के साथ में वो सभी चीज़ें सीखनी पड़ती है, वो सभी चीज़ें अपन को अपने जीवन में अमल करना होता है, तभी एक अच्छा शिक्षक बन पाता है। लेकिन आज जो पहले गुरु का मान सम्मान होता था,
जो गुरु को एक भगवान के समान माना जाता था, भगवान के तुल्य माना जाता था, यानी भगवान ही माना जाता था, क्योंकि भगवान ये गुरु ही एक बालक के अंदर ज्ञान संचित करता था, ज्ञान का मतलब बढ़ता था। और आज सिर्फ फॉर्मेलिटीज होती है। छोटे बच्चों का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बड़े बच्चे जब बड़ी क्लासों में आते हैं तो गुरुओं का सम्मान नहीं करते। गुरुओं को जवाब देना, गुरुओं के लिए कमेंट्स करना, गुरुओं के लिए अपशब्द बोलना एक नॉर्मल बात हो गई है, मामूली बात हो गई है। लेकिन इससे क्या होगा? गुरु का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। गुरु अपना व्यक्तित्व नहीं छोड़ता, गुरु अपने सिद्धांत, अपने मूल्य कभी नहीं छोड़ते। लेकिन ऐसे मतलब वो गुरु का अपमान करके वो महान बन जाएंगे, वो कभी महान नहीं बनेंगे। मतलब है कि कुछ समय के लिए उनको खुशी मिल सकती है, कुछ समय के लिए उनको अपने अंतरात्मा में खुशी मिल सकती है, लेकिन समाज उनको ठुकरा देता है, समाज उनको ठुकरा देता है और वो कभी भी काबिल शिक्षक नहीं बन सकते हैं, वो कभी भी अच्छा इंसान नहीं बन सकता है। क्योंकि जो इंसान इतनी विद्या ग्रहण करने के बाद भी, इतनी शिक्षा अर्जित करने के बाद भी अपने आप को संस्कारित नहीं बना सके, तो वो विद्या ही व्यर्थ है, वो ज्ञान ही व्यर्थ है। क्योंकि ज्ञान और विद्या जो शिक्षा अर्जित करती है, वो सबसे पहले एक इंसान को संस्कारित करती है, एक अनुशासित करती है। और जो इंसान अपने आप को इस तरह से अनुशासित नहीं कर सकता, उस ज्ञान से अपने आप को संस्कारित नहीं कर सकता, तो ऐसी डिग्रियां लेना व्यर्थ है। ऐसी डिग्रियां कोई काम की नहीं है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को उसकी डिग्री से नहीं, उसके संस्कारों से, उसके व्यवहारों से पहले देखा जाता है। डिग्री आप ले रहे हो, जैसे टीचर की ले रहे हो, चाहे डॉक्टर की ले रहे हो, वो तो आपके आजीविका के लिए, वो तो आप अपनी आजीविका चला सको, इसलिए वो डिग्रियां ली जा रही है। लेकिन ज्ञान का मतलब तो ये होता है कि अपने आप को संस्कारित करना, अपने आप को एक समाज में समायोजित करना, एक अपने पहचान बनाना, अपनी एक अस्मिता बनाना, इसलिए ज्ञान अर्जित किया जाता है। हम जिंदगी में सही और गलत की फर्क कर सके, इसलिए ज्ञान अर्जित किया जाता है। ज्ञान का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी की ड्राइंग करें, ज्ञान का मतलब ये नहीं होता है हम किसी का अपमान करें, हम किसी को नीचा दिखाएं। ये ज्ञान नहीं है, ये तो घमंड है, ये तो घमंड है। लेकिन घमंड इंसान, लोगों का जो घमंड होता है वो कुछ समय के लिए होता है। वो अच्छा इंसान तो बन सकता है, लेकिन काबिल नहीं बन सकता। काबिल बनने के लिए पसीना बहाना पड़ता है, हर तरह की शिक्षा लेनी पड़ती है, हर कहीं झुकना भी पड़ता है, तब जाके वो इंसान काबिल बनता है। बार बार वर्षों में भुट्टे का एक चित्र आता है, अभी मैंने 2-3 दिन पहले देखा कि जब कच्चा भुट्टा होता है तो 5 रुपए का होता है। कच्चा भुट्टा होता है जब 5 रुपए का होता है, जब सेक के उसको बेचा जाता है तो 20 रुपए का होता है। और उसको दाने को अलग अलग करके एक पॉपकॉर्न बनाया जाता है, तब जाकर वो 100 रुपए का बनता है। इसका मतलब ये होता है कि जो इंसान जितना तपेगा उतना ही उसके व्यक्तित्व में निखार आएगा, उसके ज्ञान में निखार आएगा, और वो उस स्तर तक पहुंचेगा, उस लक्ष्य तक पहुंचेगा जो उसने अपना ड्रीम्स दिखा है, जो उसने सपना देखा है। आज अपने देश को ऐसे युवा पीढ़ी की, ऐसे युवाओं की जरूरत है जो देश को आगे ले जा सके, जो देश को ऊंचे स्तर पर ले जा सके, एक संसार में अपने देश की पहचान बना सके। लेकिन आज युवा पीढ़ी कहते हैं कि 4x4 इंच की स्क्रीन पर टच करके डीपी लगाकर अपनी मौजी बेच रहा है, और वो सोचता है और ये समझता है कि अपने मैसेज भेजने से या अपने कमेंट्स करने से संसार में या इस देश में परिवर्तन आ जाएगा। तो ये उनकी गलतफहमी है, ये उनकी गलतफहमी है। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो परिवर्तन लाना चाहते हैं, जो वास्तविकता लाना चाहते हैं, तो वो मोबाइल के माध्यम से नहीं, करके दिखाने से होता है। और आज जो शिक्षा एक शिक्षा उद्योग बन गया है, शिक्षा का व्यापार होने लग गया है। आज देखो कि बड़े बड़े कोचिंग खुल गए, लोगों से लाखों रुपए ऐड कर कोचिंग कराई जाती है, उसमें से कुछ लोग ही आगे मंजिल ले पाते हैं।
भले है कि शिक्षा का क्या कर दिया, उद्योग कर दिया, गुणवत्ता खत्म हो गई, लोग साक्षर बनने के बजाय वो उस चीज़ के लिए तैयार बनते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की प्राइवेट की डिग्रियाँ भी मिल रही है, एक टीचर बनना चाहता है तो टीचर को घर बैठे की डिग्रियाँ मिल रही है। तो वो सब गुणवत्ता खत्म हो गई, शिक्षा एक नाम मात्र की रह गई, शिक्षा नाम मात्र की रह गई। तो हमें कोई शिक्षा प्रणाली या शिक्षा पद्धति से कोई साक्षर नहीं होगा, हम अपने आप में सोचे कि नहीं मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, ना कि नौकरी के लिए, ना अपने आप के लिए, मेरे समाज के लिए, मुझे राष्ट्र के लिए मुझे ज्ञान देना है। आज जितने भी इस देश में, इस संसार में परिवर्तन हुए, वो उन्हीं लोगों से हुए जिन्होंने परिवर्तन करने की सोची, और वो परिवर्तन उन्होंने सोचा है जो साक्षर थे, शिक्षित थे, जो इस देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर गुजरने का एक हौसला रखते थे। तो जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा, जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा, तब तक समाज में नौकरी ही पैदा होगी, तब तक समाज में नौकरी ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। इसलिए शिक्षा ऐसे अर्जित करो, शिक्षा का ज्ञान ऐसा अर्जित करो कि आप समाज में कहीं ना कहीं योगदान दे सको, आपका ज्ञान कहीं ना कहीं काम आ सके। स्वार्थी मत बनो, अपने लिए पढ़ाई मत करो, समाज के लिए करो, इस देश के लिए करो, कुछ परिवर्तन करने की अपने अंदर ठानना चाहिए। और रही बात है कि अपने गुरुओं का सम्मान करो, हम इतने बड़े हो गए, हमने ज्ञान अर्जित कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गुरुओं का सम्मान करना छोड़ दो, क्योंकि ये ज्ञान, और आज जो अपने आप में ज्ञान के लिए पूर्ण समझते हो, तो वो ज्ञान गुरुओं के माध्यम से ही आया है, शिक्षकों के माध्यम से ही आया है। तो गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। और आज वर्तमान युग में अभी हम बहुत ही विकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जो एक कोरोना बीमारी है। उस बीमारी से निपटने के लिए मैं कुछ पंक्तियां आपके सामने सुनाना चाहूँगा, ध्यान से सुने। मैंने खुद ने लिखी है, ठीक है। बंद हुआ दुनिया का सुख चैन से सोना, बंद हुआ दुनिया का सुख चैन से सोना, और शुरू हुआ है जोर शोर से रोना धोना, शुरू हुआ है जोर शोर से रोना धोना। अरे पीछे पड़ गया है एक खतरनाक बोना, अरे पीछे पड़ गया है एक खतरनाक बोना, भयानक बाहुबली नन्हा सा कोरोना, भयानक बाहुबली नन्हा सा कोरोना। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, चिकन सस्ता है मगर खाने का नहीं, चिकन सस्ता है मगर खाने का नहीं। परेशान कर दिया है विश्व को ये कोरोना, परेशान कर दिया है विश्व को ये कोरोना। हाथ जोड़ नमस्कार करो, हाथ जोड़ नमस्कार करो, मगर किसी से हाथ मिलाने का नहीं, किसी से हाथ मिलाने का नहीं। छोटा सा नन्हा सा मार रहा देखो किलकारी, छोटा सा नन्हा सा मार रहा देखो किलकारी। भूल से भी ना कहना चाइना माल बेकार, भूल से भी ना कहना चाइना माल बेकार। 3 लेयर का मास्क पहनने में ही बहादुरी, 3 लेयर का मास्क पहनने में ही बहादुरी। विश्व का हर मानव परेशान, विश्व का हर मानव परेशान। विज्ञान ढूंढ रहा है समाधान, विज्ञान ढूंढ रहा है समाधान। होगी जीत हमारी यही है सबकी आस, होगी जीत हमारी यही है सबकी आस। अभी तक सब है लाचार पर देखो, अभी तक सब लाचार है पर देखो कोरोना है बिंदास, कोरोना है बिंदास। तो हमें इस कोरोना से अगर लड़ना है तो हमें अपनी सुरक्षा खुद को करनी है, एनी टाइम मास्क पहनना है और हाथ धोते रहना है, लोगों से डिस्टेंस बना के रखना है, ठीक है। और एक मैं शायरी बोलना चाहूँगा कि जो इस दुनिया में मंजिल पाने के लिए हिम्मत रखते हैं, हौसला रखते हैं, उनके लिए एक 4 पंक्तियाँ बोलूँगा कि सत्य को कहने के लिए, सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती,
सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती। नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती है। और जीते हैं इस जमाने में हौसला लेकर, दृढ़ निश्चय लेकर, जीते हैं इस जमाने में हौसला लेकर, दृढ़ निश्चय लेकर, उन्हें मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। उन्हें मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। जय हिंद, जय भारत।